गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कामिनी सौरज आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। और पिछले लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में समझा था। ठीक है, उनके पोस्टुलेट को जाना था और किस तरह से जो एलिमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट में, ये भी देखा था। साथ में एक ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया देखी थी। ठीक है, ट्रांसम्यूटेशन का एक प्रोसेस देखा था। और पिछली क्लास में मैंने आपको पूछा भी था कि सन के अंदर क्या पाया जाता है, क्या होता है ना। तो सन में क्या होता है, आपका हीलियम रहता है सन के अंदर। ठीक, तो इस तरह से हम आज की क्लास में ट्रांसम्यूटेशन का पहले एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे वो चेंज होता है दूसरे एलिमेंट में। फिर उसके बाद हम अपने अगली क्लास में आगे की अब इसके बाद ही जस्ट जो हम थ्योरी इसके बाद करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, जो कि एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या होगा, रिलेटेबल होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, देखते हैं हम आज की क्लास। जो पहले तो ट्रांसम्यूटेशन को थोड़ा सा रिकॉल करिए, है ना। ट्रांसम्यूटेशन ये क्या है, तत्वों का परिवर्तन, तत्वों का परिवर्तन। अकॉर्डिंग टू डाल्टन नहीं किया जा सकता, पर जो आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहता है, तत्वों को परिवर्तित किया जा सकता है थ्रू ट्रांसम्यूटेशन। इसमें क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं कैसे ट्रांसम्यूटेशन होता है। ठीक है, पिछली क्लास में तो मैंने आपको बताया ही था कि तत्वों पर क्या है, अल्फा रेस के थ्रू क्या किया जा सकता है कि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें देखिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ, नाइट्रोजन है। ठीक, ये 7 नाइट्रोजन है। ये उस दिन भी मैंने बताया था आपको 7 नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन नहीं, सॉरी, मैंने उस दिन नाइट्रोजन लिया था। आज मैं आपको ये इसके अकॉर्डिंग समझाती हूँ। ठीक है, एक कार्बन ले लेते हैं। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हम इसका आइसोटोप ले रहे हैं, किसका, कार्बन का। ठीक है, आइसोटोप का क्या होता है, एटॉमिक मास जो है चेंज होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। ठीक, तो ये कार्बन का हम आइसोटोप ले रहे हैं। ठीक, साथ में इसके साथ एक हीलियम है जो रिएक्ट होगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया में ट्रांसम्यूटेशन में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास होता है 4। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब जब ट्रांसम्यूटेशन की क्रिया होती है, एनर्जी दी जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो कार्बन और जो ये हीलियम है वो एक न्यू एटम का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, जो ये कार्बन है वो क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो वो बन जाता है नाइट्रोजन। क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर यहाँ क्या हो गया, एक एक अगर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो गया, तो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, तो ये 7 हो गया। तो 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, और एटॉमिक मास तो 14 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से गया है, इस हीलियम के पास से ही तो गया है ना। किसके पास से गया है, एक हीलियम के पास से। अब यहाँ पर इसी जगह हम क्या कर देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये जो नाइट्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में। और इसका एटॉमिक नंबर क्या बन गया, 8 बन गया। ठीक, और साथ में यहां से इसमें मास भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा दिए ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू, तो यहाँ पर मास भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, मास, एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, वहां पे और क्या कर लिए, 3 अपना क्या कर दिए, मास में चेंजेस कर दिए, तो ये हो गया 17 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ये क्या बन गया, आइसोटोप बन गया, जिसका एटॉमिक मास 8 है। जनरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 और सॉरी एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है। ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो गया, अदला बदली हो गई, इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ एनर्जी के थ्रू। तो ये क्या हो गया, मास भी चेंज हो गया और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया। टोटल मिला के ये कार्बन ही पूरा चेंज होकर के ऑक्सीजन बन गया। साथ में ये जो हीलियम था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर से दे दिए और मास से भी अपना क्या कर दिया, मास को भी डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया,
3 यहाँ से उसने क्या किया था, मास को डिक्रीज किया था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो एनर्जी है वो आउट हुआ। तो ये जो ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया है, इसमें इस तरह से क्या किया जाता है, एलिमेंट्स को परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन में एक और प्रक्रिया थी जो यूरेनियम से क्या था, थोरियम बनने का प्रक्रिया था, जिसमें क्या हो रहा था, अल्फा रेज यूज हो रहा था। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। तो अब आज की क्लास में हम क्या नया देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखते हैं कि आपका जो है कॉन्सेप्ट आज का, मैंने कहा था एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड है ना। अब ये आ गया भाई आपका आज का टॉपिक। तो चलिए आज मस्त मूड के साथ, एकदम रिफ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव से क्या समझ आ रहा है, या रिलेटेड एटॉमिक मास मतलब कि संबंध, है ना, किसी तरह से संबंधित होगा, वो रिलेटेड, संबंधित कैसे होगा, जैसे अभी समझते हैं आगे। डेफिनेशन देखिए पहले तो एटॉमिक मास का, द मास ऑफ ए सिंगल एटम टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का जो मास है उसको मूलभूत रूप से एटॉमिक मास यूनिट में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको एएमयू शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना। और ये सिंगल एटम का मास होगा, है ना। ये कैसे सिंगल एटम का मास होगा, ये एक एटम है, ले लेते हैं कार्बन, और इस कार्बन का, कार्बन के जगह में किसी और को भी दे सकते हैं, कार्बन है और ये हो गया, इस सिंगल एटम का जो मास होगा उसको एएमयू से बताएंगे, और एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट होगा, किसका, इस एटम का जो मास है वो इतना एटॉमिक मास यूनिट है, ये हमको बताएगा। और ये सिंगल एटम की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, तो सिर्फ कार्बन। अगर मैंने ऑर्गन ले लिया, इसका एटॉमिक मास होता है 18, सिर्फ एक एलिमेंट का, तो इसको लिखेंगे AMU। क्या लिखेंगे, AMU। अगर मैंने हीलियम की बात करी, इसका होता है एटॉमिक मास 4, AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट को जनरली किससे बताते हैं, AMU से बताते हैं, ठीक है। जो कि एक एटम का मास बताया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का यूनिट AMU, और उस एटॉमिक मास से हमको क्या पता चलता है, उस पर्टिकुलर एटम का मास, द्रव्यमान पता चल जाता है। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ पर कार्बन 12 को लिया गया है। ठीक, अब इसमें जो एटॉमिक मास है और रिलेटिव एटॉमिक मास है, इसमें क्या होता है देखिए, जनरली बोलचाल की भाषा में जब हम लोग केमिस्ट्री स्टडी करते हैं ना, तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास और जो एटॉमिक मास है दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और दोनों को सिमिलर ले लेते हैं। बस इसमें एक छोटा डिफरेंस ये है, रिलेटेड एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, वो यूनिट लेस है, बट हम एटॉमिक मास को AMU से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज और, ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या है, देखिए, कार्बन एटम हैज एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12, ठीक, a chlorine has 35 atom has a atomic mass approximately 34। क्या वहां पर पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बोला गया है, यानी कि संभवतः इतना हो सकता है या है, लेकिन जब कार्बन की बात की जाती है तो कार्बन में 12 है, ये फिक्स है। जैसे हम एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं ना, तो इसमें एक चीज है देखिए, एटॉमिक मास, एक एटम का मास, ठीक है, एक एटम का द्रव्यमान है, ठीक, ये एक ही एटम का द्रव्यमान है, और इसी द्रव्यमान को यूनिट में AMU लिखा जाता है। ठीक, अब आते हैं रिलेटेड या रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। पहले तो ये यूनिट लेस होता है, ठीक, यूनिट लेस, और इसका मतलब ही होता है कि किसी से रिलेट करके बताया जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास में जैसे मैं बोलती हूँ एग्जांपल के लिए आपको,
मैंने बोला 1 डजन। 1 डजन में हम क्या करते हैं, 12 काउंट करते हैं किसी भी चीज को। मैंने बोला 1 डजन बनाना। ठीक है, 1 दर्जन केला, कितनी क्वांटिटी होगी उसमें, 12 बनाना होंगे। कितने बनाना होंगे, 12 बनाना होंगे। तो ये जो 12 है, अगर हम लोग बोलते हैं 1 डजन, है ना, 1 डजन की जब बात करते हैं तो फट से दिमाग में क्लिक करता है 1 दर्जन में 12 चीजें होंगी। अगर मैंने कहा 1 दर्जन आपको बैंगल्स दे दीजिए तो दुकान वाला 12 बैंगल्स देगा। ठीक है, चूड़ियों की 12 संख्या देगा। साथ ही अगर मैंने केले वाले या फ्रूट वाले को कहा मुझे 1 दर्जन केला चाहिए, तो वो क्या करेगा, 12 केले तोड़ करके देगा। ठीक, तो हमको ये डजन से क्या पता चल रहा है, एक यूनिट है, लेकिन एक्चुअली हम रिलेट कर रहे हैं ना, 1 दर्जन। हम किसी भी चीज को 1 दर्जन में लेते हैं तो दिमाग में रिलेट कर देते हैं कि 12 चीजें आएंगी। वैसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत सारे एलिमेंट्स को परखा गया, देखा गया। उसमें से उनको लगा कि कोई तो एक एलिमेंट होगा जो स्थिर होगा। स्थिर एलिमेंट को ही हम क्या मान लेंगे, एक कंपेयर करने के लिए, जिसको हम सापेक्ष में ले सके, है ना, जिसके थ्रू हम समझा सके किसी एनर्जी को, किसी इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है उसको बता सके। तो उन्हें सबसे अच्छा एलिमेंट कौन सा लगा, कार्बन। कार्बन क्यों लगा, क्योंकि जब कार्बन का जो रिलेटिव मास है ना, देखा गया रिलेट करके, तो और कोई एलिमेंट नहीं मिला, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू था 12, ना पॉइंट में ना कुछ, और सबसे स्थिर था, जो किसी और तत्व के साथ भी क्या किया जा सकता था, बताया जा सकता था इसके सापेक्ष में कि ये वाला इसका मास होगा, इस तत्व का, इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते थे। बाकी में तो अप्रोक्सीमेटली ही चल रहा था, तो हमने कार्बन को ले लिया रिलेटेड करने के लिए। तो हम जब एटॉमिक मास का डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक एटम का द्रव्यमान जो होगा उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे, और उसका यूनिट AMU है। अब मैंने डेफिनेशन बोला रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब होगा, अ कार्बन हैज 12, ठीक है, कार्बन हैज एवरेज जो रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या होगा, कार्बन 12, ये कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है उसका 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट इज मास ऑफ एन एटम। ठीक, कार्बन 12 के 1/12 भाग को ही हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं किसी भी तत्व का। तो कोई भी एलिमेंट हो जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हमको बोलना है तो हम क्या बोलते हैं, एक तत्व है जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12, कार्बन परमाणु जो है उसके कार्बन परमाणु के 1/12 भाग के बराबर होता है। तो इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास को क्लियर किया गया। ठीक, कि हम कार्बन 12 से इसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और एक्चुअली ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, वो किसके लिए बोला जाता है पता है, आइसोटोप्स के लिए बोला जाता है ना। आइसोटोप का क्या होता है, अलग अलग रहता है ना, आइडेंटिकल तो रहते हैं लेकिन मास क्या होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अब आ जाओ हम अब आ जाते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास में। एवरेज का मतलब तो औसत होता है, आप सभी को पता है। एटॉमिक मास का मतलब वही परमाणु का द्रव्यमान। तो औसत परमाणु का द्रव्यमान क्या हुआ, औसत, एक मिनट सिमिलर कलर हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये औसत परमाणु का द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोल रहे हैं देखिए, द एवरेज एटॉमिक मास ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक वेट,
मैंने बताया था आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, या फिर मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, हमने पिछली क्लास में देखा है। तो अभी फिलहाल इस पे फोकस करिए। द एवरेज एटॉमिक मास, उसको और क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं उसी को डायरेक्ट, किसी एटम का, of an element is the weighted average of the mass of all the naturally occurring isotopes of the element. It reflects both the mass and the relative abundance of each isotope. ये जो एवरेज एटॉमिक मास है, उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो हमने कार्बन से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। अगर उसके आइसोटोप भी आएंगे तो भी हम उनको कार्बन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास में हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे, अलग अलग आइसोटोप जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में, और ये मेनली क्या है, आइसोटोप पे डिपेंड है, उससे ज्यादा उसमें तो सिर्फ हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये बेस्ड किस पे है, आइसोटोप के लिए। इट इज बेसिकली यूजफुल फॉर आइसोटोप, ये आइसोटोप के लिए काम आएगा। कैसे, अलग अलग मास होता है और उसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। देखिए आपका मास सेम है, मान लेते 40 है, मेरा भी 40 है ना, इसमें एवरेज निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी हमको, हम तो सीधा बता सकते हैं ना क्या आएगा। साथ ही इसमें डिफरेंट डिफरेंट मास है, तो इसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक्चुअल मास निकलेगा हमारा। तो एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, हम वेट निकालते हैं, उसका एटॉमिक वेट फाइंड आउट करते हैं, जो कि आइसोटोप से रिलेटेबल होता है। अलग अलग आइसोटोप का हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं और उसको बताते हैं। जैसे इसका देख लेते हैं एग्जांपल। आइसोटोप है ये कार्बन 12, कार्बन 13, 14 कार्बन, अलग अलग कार्बन का क्या है, आइसोटोप है। अब ये कैसे है, कुछ बच्चों को ध्यान देना होगा। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आइसोटोप का मतलब ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक मास यानी कि उसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, और बाकी एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो है उसका समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आइसोटोप का मतलब आप याद रखो एटॉमिक मास में चेंज होगा, चेंज एटॉमिक मास, ठीक, चेंज एटॉमिक मास। ये हो गया फिर से कार्बन 6, सब में कार्बन 6 लिख दीजिए। अब बस मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब देखो ये आइडेंटिकल है, कार्बन 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 सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी सबका सेम है। क्या चेंज दिख रहा है इसमें आपको, इसमें आपको 14 है, 13 है और 12, ये चेंज दिख रहा होगा। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, अबंडेंस दिखाया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब आपको क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड इससे, तो इसमें अबंडेंस दिया है। ये जो कार्बन है, कार्बन 6, वो हमारे नेचर में इतना है, कार्बन 6 का ये जो 13 वाला है मास, वो इतना है अबंडेंस, ठीक है। और उसकी मात्रा मतलब अबंडेंस मतलब कि उसकी सीमा इतनी है, उसकी प्रचुर मात्रा इतनी है। कार्बन जो है ये इसका 14 का इतना है। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये कैप जैसा, ये एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 है, ठीक है। ये 10 टू द पावर -10 है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये जो कैप लिखा है वो इसलिए डिनोट किया है क्योंकि पावर में इसको क्या करना था, लिखना था। ये हो गया, इसकी वैल्यू अबंडेंस दे दी गई सारे कार्बन की। अब एटॉमिक मास क्या क्या दिया है भाई, देख लो ध्यान से। कार्बन 12 का तो 12 ही होता है, कार्बन 13 का 13.003 है, और जो कार्बन 14 है उसका देख लो 14.003 है। इसका आपको क्लियर हो रहा होगा बोर्ड में वैल्यू जो दिया गया है। और इसीलिए देखो यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हो, 12 है, बाकी सब पॉइंट में है, मतलब कोई स्थिर तो है ना, इसी वजह से उसको रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या किया गया है, लिया गया है कार्बन 6 को, 12 कार्बन को लिया गया है, ताकि हम किसी से साथ रिलेट कर पाए, उसके सापेक्ष में हम एटम्स को क्या कर पाए, बता पाए। तो ये जो वैल्यू दी है एटॉमिक मास की आपको क्लियर है, इधर ये कार्बन दिया है, अबंडेंस भी दिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन में एवरेज निकालेंगे। तो आपको पता है अबंडेंस है ये, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। इधर रिपीट देखो, ये जो अबंडेंस है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, 98.89 मल्टीप्लाई 12 करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिखोगे, ठीक। यहाँ पर सिमिलरली क्या करोगे, 1.08
मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 13 पॉइंट पूरा भाई 13.003, ठीक। यहाँ पे जो है वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई किससे करोगे 14.003 के साथ, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद साथ में उन सबको ऐड करना है, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो है ना आपको परसेंटेज में दिया है, ठीक है, ये परसेंटेज में है, इतना प्रतिशत मात्रा अर्थ क्रस्ट में हमारे कार्बन का है, ऐसा दिया है अबंडेंस। अब ये प्रतिशत में है तो आपको पता है प्रतिशत में दिया हुआ है तो डिवीजन में क्या ले लोगे 100 ले लोगे इसका एवरेज के लिए निकालने के लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3 वैल्यू दी हुई है तो हमने 3 से क्यों डिवाइड नहीं किया, ठीक है। हमने इसका एवरेज जो कैलकुलेशन है उसमें 3 से इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि हम उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, पहले परसेंटेज में दिया हुआ है जो इसकी वैल्यू है अबंडेंस, ठीक। उसको सॉल्व कर लिए, ठीक। उसको सॉल्व करने के बाद इसका परसेंटेज के फॉर्म में दिया है इसलिए हम इसको डायरेक्ट किससे डिवाइड कर रहे हैं 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है 12.0014, ठीक है। और इसको भी क्या करते हैं यूनिट मतलब एटॉमिक मास यूनिट को यू से भी दर्शाते हैं या तो फिर AMU से। यहाँ पे देखो दिया हुआ है यू और AMU, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्या करोगे, जो भी अबंडेंस दिया होगा, मान लेते हैं 2 4 5 6 दिया है, उसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपका मास होगा और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे ये ए के लिए, बी का भी सेम करोगे सिमिलर, सी का भी, और फिर तीनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे और डिवाइडेड क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ठीक है। तो ये पहले तो आप लोग इसका देख लीजिए एक बार एग्जांपल। ये है आपका एवरेज एटॉमिक मास का डेफिनेशन, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। मैं यहाँ से, ये रहा आपका एटॉमिक मास का, फिर ये उससे रिलेटेबल थ्योरीज थी आपकी, ये हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो ये आपका क्या है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक। इसका ये एग्जांपल था। दूसरा चीज यहाँ पर ये है कि ये जो आइसोटोप है ना ऑलरेडी इसका क्या किया गया है हमने सॉल्व कर चुका है, उसके बाद इसका रिलेटिव अबंडेंस देख रहे हैं हम, तो वो परसेंटेज में है तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक। इसका एक और फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास का, आपका एवरेज एटॉमिक मास का, शॉर्ट में लिख रही हूँ एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम, ठीक है, आइसोटोप प्लस अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आपका हो गया एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। एक्चुअली आप इसको 100 को अभी यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये सम ऑफ आइसोटोप और प्लस अबंडेंस एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट इससे रिलेटेबल एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये है 36 ऑर्गन, 38 ऑर्गन, 40 ऑर्गन, ये तीनों क्या है देखो ऑर्गन का, ऑर्गन ही है, इनके आइसोटोप है। ये एवरेज एटॉमिक मास है, किससे किस पे बेस्ड है आइसोटोप के लिए ज्यादा यूजफुल है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑर्गन का ही क्या क्या दिया हुआ है, देखो आप इसका मास 36 दिया है एक ऑर्गन का, एक ऑर्गन का होता है 38, दूसरे ऑर्गन का 40। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी याद रखो, ऑर्गन ये 18 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। इतना हमको पता है, साथ में उसका और क्या दिया है देखो आइसोटोपिक मास दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 35.96755, सेकंड का कितना दिया है 37.96, 39.962, इस तरह से इसका अबंडेंस दिया हुआ है।
सॉरी इसका आइसोटोपिक मास दिया हुआ है, साथ में वहां पर अबंडेंस दिया हुआ है परसेंटेज में। तो सिमिलर जैसे उसको सॉल्व किए हैं ना, वैसे ही क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 35 इंटू 967, ठीक, मल्टीप्लाई क्या करोगे 0.337 प्लस, इसको थोड़ा और छोटा लिखे क्या, ताकि ये पूरा एक साथ दिखे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 35.96 के बाद क्या है 755, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.337, फिर प्लस दूसरे का कितना दिया है भाई देखो 37.962, मल्टीप्लाई किससे करोगे 0.063 प्लस क्या है 39.962, मल्टीप्लाई किससे करोगे 99.600 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ऑर्गन में जो जो डाटा दिए गए हैं, नेचुरली आपका जो मास दिया गया है आइसोटोप का, उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके उसका एक फिक्स वैल्यू बताइए करके बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका ऑर्गन का क्या आएगा 36 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो वैल्यू क्या होगा आपके ऑर्गन का ही एवरेज एटॉमिक वेट होगा। क्या होगा ऑर्गन का एवरेज एटॉमिक वेट, क्योंकि हमने उसको क्या किया है परसेंटेज के थ्रू उसका अबंडेंस को सॉल्व करके क्या किया है कैलकुलेट करके निकाला है उसका औसत। औसत तो एक ही होगा ना, तीनों में यहाँ पर क्या दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट दिया गया वैल्यू, ये तीनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग दिया गया है अबंडेंस का, लेकिन जब उसका औसत निकाल करके कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है एक परफेक्ट 36 वैल्यू, पॉइंट में समथिंग कुछ होगा तो वो मिलेगा, तो एक वो फिक्स वैल्यू मिल जाती है हमको। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है एवरेज एटॉमिक वेट होता है। ठीक, इसके आगे ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, तो पहले तो आपको ये क्लियर होगा है ना, आपको ये एवरेज एटॉमिक वेट आपका क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को क्या करना है सिर्फ ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है, तो उसी को क्या बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जब हम सिर्फ एटॉमिक मास बोल रहे थे तो क्या वहां पर हमने कोई ग्राम की बात की थी, नहीं। जब एटॉमिक मास बोले थे, ये देखो एटॉमिक मास की जब बात करी थी तो हमने कहा था सिर्फ सिंगल एटम का मास होगा जिसको एएमयू में बताएंगे। अब यहाँ पर तो ग्राम ऐड कर दिया है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, ग्राम ऐड हो जाने से वही क्या हो जाएगा एटॉमिक मास आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम बोल रहे थे एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका मास पता चल गया 16। 16 को अगर मैं बोलती एटॉमिक मास कितना होता है, जब बोलती तो आप 16 AMU लिख रहे थे, वहां पर एटॉमिक मास में 16 AMU लिख रहे थे। यहाँ पर देखो भाई क्या लिखना पड़ रहा है आपको, ग्राम एटॉमिक मास है तो वहां पे आपको ग्राम लगाना पड़ रहा है सिंबल। ठीक है, क्लियर है इतना। वही चीज अब यहाँ पर एटम की बात थी, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है। A quantity of substance whose mass is expressed gram substance is called gram atomic mass, gram molecular atomic mass। मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के सामने लगा देंगे उसका वेट और उसका वेट निकाल करके क्या करेंगे ग्राम लिख देंगे, और जब एटम का बात किया जाएगा तो एटम के सामने लिख देंगे। अब इसका मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ, क्या ले ले, कोई भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान के चलिए हम ऑक्सीजन ले लें क्या, ओके ऑक्सीजन ले लेते हैं 8 और ये होता है 16। अभी ही जस्ट मैंने लिखा था 8 मल्टीप्लाई 2 तब आता है हमारा 16, यही 16 आपका क्या है मास है। किसका मास है भाई बताइए, ये ऑक्सीजन क्या है एटम है, क्या है एटम है। ठीक, और अब इसी ये जो एटम है
वो एटम क्या होता है? हाँ बोलिए, एटम क्या होता है? बताइए, एटम क्या होता है? एटम है आपका सिंगल परमाणु। ऑक्सीजन बस लिखा है भाई, ओनली ओ, ठीक है, सिंगल एटम। सिंगल एटम हुआ ये, जहां पर हम एटम की बात कर रहे हैं। इसका जो मास 16 है, ठीक है, इसको किस में शो करेंगे? 16 AMU। इसी को क्या बोलते हैं भाई? एटॉमिक मास यूनिट, जब सिर्फ एटम के मास की बात की जाए। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया एक ग्राम एटॉमिक मास, क्या पढ़ाया? ग्राम एटॉमिक। सिर्फ ग्राम जुड़ गया भाई एटम के आगे, ग्राम एटॉमिक। ग्राम एटॉमिक बोल देंगे तो यही ऑक्सीजन 8 और 16 है ना, इस 16 को हम AMU ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 16 ग्राम। आया समझ में? क्लियर। अब ये हो गया सिर्फ सिंगल एटम की बात। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल में क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है ना, एक से ज्यादा। अब इसी में मैंने O2 ले लिया, ये O2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसका हमको क्या करना है? ग्राम एटॉमिक का बात करना है। पहले तो इसका मास ले लेते हैं पहले, है ना। इसका मास में क्या होगा? जब हम इसका मास लेंगे, अब बता दीजिए भाई यहाँ पे कितने एटम हैं? 2 ऑक्सीजन है भाई, तो ये दोनों ऑक्सीजन का क्या करना पड़ेगा? हमको मास काउंट करना पड़ेगा। एक का होता है 16, दूसरे का भी होता है 16, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 16 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो एक वैल्यू 32 आई। यही 32 किसका मास है? O2 मॉलिक्यूल का। किसका मास है भाई? O2 मॉलिक्यूल का। ठीक। अब इसी को मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास यूनिट बोल देती तो आप क्या करते? 32 AMU लिखते, है ना। एटॉमिक मास यूनिट में बताना होता तो। पर क्या यहाँ पर एटॉमिक मास की बात की जा रही है? नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा है ये ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कर देंगे? सीधा O2 का 32 ग्राम। आया समझ में? देखिए, एटम का क्लियर हुआ, और यह मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। एकदम छप जाना चाहिए दिमाग में, ग्रुप ऑफ एटम। एक से ज्यादा एटम रहेगा तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ये देख लो, मॉलिक्यूल का निकाले हैं हम। अब आ जाओ यहाँ पे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 32 ग्राम लिखा है ना यहाँ पे, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल का निकाला है। बस अंतर क्या है? सामने ग्राम लिखा हुआ है नाम के। ठीक, तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ठीक है, तो आज के लिए जो ये मोल कॉन्सेप्ट हम शुरू करने वाले हैं, व्हाट इज मोल, पहले तो ये जानेंगे, ठीक, कि ये मोल क्या है। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाती है। ठीक है, तो पहले तो एक ये हो गया ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट कर लिया, और ग्राम एटॉमिक मास कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ठीक, व्हाट इज अ मोल? अ मोल इज अ यूनिट टू काउंट पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल्स को काउंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले ध्यान से इसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे समझ लीजिए पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्या हम ऐसे करके काउंट करेंगे किसी भी पार्टिकल को कि यहाँ पे 1 2 3 4 5? नहीं, छोटा सा अमाउंट होगा तो काउंट कर लेंगे, और बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो, और बहुत छोटा अमाउंट होगा तो जब बहुत छोटे अमाउंट को पार्टिकल्स को काउंट करना हो तो किसका यूज किया जाता है? मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया? एक साइंटिस्ट है, एवोगैड्रो। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने ये मोल कॉन्सेप्ट दिया, मोल संकल्पना। क्या दिया? मोल संकल्पना। मोल संकल्पना यहाँ पे लिख लीजिए।
मोल संकल्पना। व्हाट इज ए मोल? अ मोल इज ए यूनिट यूज टू काउंट पार्टिकल। एक यूनिट है जो पार्टिकल को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि छोटा क्या क्या हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया। और यहाँ पे पार्टिकल्स यानी कि सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम, इसको काउंट करने के लिए इस मोल का यूज किया जाता है भाई। ठीक है, अब देखिए, अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 टू 10 टू द पावर 23। मैं इसको फिर से लिख रही हूँ यहाँ पर, 6.02 टू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 23 पार्टिकल इज नोन एज अ एवोगैड्रो नंबर। मैंने जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया, एवोगैड्रो नंबर को ही क्या कहा जाता है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल नंबर कहा जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एवोगैड्रो ने। इन्हीं के नाम पर ही ये क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर बोला जाने लगा। तो जनरली क्या होता है, पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है जिसको हम मोल बोलते हैं। मोल एक ऐसा नंबर है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को काउंट करता है, और उसमें उस पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, 6.02 टू 10 टू द पावर 23। और ये जो मोल इज अ कलेक्शन ऑफ, इतने नंबर का वो कलेक्शन होता है। जैसे मैंने क्या कर दिया, एक बोतल में 10 बिस्किट डाल दी या 10 चॉकलेट डाल दिए, तो कलेक्शन ऑफ 10 चॉकलेट्स का वो क्या हो जाएगा, एक बोतल हो जाएगा, या एक वो क्या हो जाएगा, आपका बर्नर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही उस अगर कलेक्शन ऑफ जो हम पार्टिकल्स बोले 6.02 टू 10 टू द पावर 23, तो वो इतने नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा, एक मोल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, एक डजन बनाना में 12 बनाना होता है, वैसे ही अगर मैं एक मोल बोल दूं तो उसमें कितने पार्टिकल आ जाएंगे, 6.02 टू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल आ जाएंगे। एक दर्जन में 12 केला, वैसे ही एक मोल में कितने नंबर आते हैं, 6.02 टू 10 टू द पावर 23। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, Na से। ये N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, और ये A का मतलब होता है एवोगैड्रो, क्योंकि किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। ठीक, तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, इसका की पॉइंट ये होगा कि पहले तो ये Na से रिप्रेजेंट होता है, ठीक, ऐसे Na से। N का जो मीनिंग है, नंबर ऑफ मोल, और ये जो A है आपका एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस के कारण यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक, साथ में इस Na को ही एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, एक दर्जन में 12 की संख्या में जो भी चीज होती है तो वो 12 लिया जाता है। वैसे ही एक मोल बराबर, एक मोल बराबर, अभी जस्ट हमने देखा कितना नंबर होता है, 6.02 टू 10 टू द पावर 23। इस मोल का प्रयोग क्यों किया जाता है, सूक्ष्मतम पार्टिकल यानी कि टाइनी पार्टिकल, टाइनी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल काउंट करने के लिए। ठीक, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या किया जाता है, इससे काउंट किया जाता है, इसीलिए इसका क्या किया जाता है, इस यूनिट का यूज किया जाता है। तो ये 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 टू 10 टू द पावर 23। साथ में इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, Na से दर्शाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका मोल। क्या हो गया, मोल क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ, नंबर ऑफ मोल्स उसी को कहते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास, मोलर मास उसी को बोलेंगे।
वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम आता है, ठीक। और एक ये है मोलर वॉल्यूम। तो ये सारे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये सब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के समय पे ध्यान देना है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं। किसी सब्सटेंस का मास बोल देगा, है ना, तो वो गिवन मास होगा, उसी को मोलर मास भी कह सकते हैं। वॉल्यूम की बात करी जाए एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, एसटीपी का क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है। और इसी को एसटीपी पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम भी बोला जाता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 एटीएम होती है। मोलर वॉल्यूम बोल सकते हैं मोलर मास को। तो ये सारे टर्म आपके क्या है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देख लीजिए ये, ठीक है, मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट। मोलर मास में देखिए अब क्या है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का मास को ही मोलर मास बोलते हैं। वही चीज पिछले एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्रेस इन ग्राम पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है, वही ग्राम पर मोल। जैसे कि यहाँ पे मोलर वॉल्यूम को ही अलग मास के फॉर्म में मोलर मास भी बोल सकते हैं। ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है, ठीक, ग्राम पर मोल। हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए हमको लगता है कि इतना सफिशिएंट होगा आज की क्लास के लिए, कि हमने क्या क्या आज कवर किया। एक तो हमने मोल कॉन्सेप्ट को भी देखा, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, ये सब हमने क्या किया, क्लियर किया। रिकैप में आज देखते हैं ये क्या है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये हमने कंफर्म कर लिया, क्लियर। और हमने साथ में देखा अपना एवरेज एटॉमिक मास और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, कि एवरेज एटॉमिक मास को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेबल क्वेश्चन देखा एक, ठीक। साथ में हमने मोल कॉन्सेप्ट का जो था बेसिक वो क्लियर कर लिया कि व्हाट इज अ मोल, और एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.02 टू 10 टू द पावर 23। तो हमने इतना बेसिक अपना क्लियर कर लिया मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब आगे जो अगली क्लास है हम उसमें अपने आगे के जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे और नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।